नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है भूतों का खजाना। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों में अटूट दोस्ती थी। एक का नाम छोटे और दूसरे का नाम मोटे था। दोनों का ही इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई न था, अतः दोनों में भाइयों का स्नेह था। दोनों मिलजुल कर ही अपने कार्य संपन्न कर लेते थे। लेकिन उनमें एक सबसे बड़ी कमी थी, वह भी जूठन बर्दाश्त करने की और सच को छिपाने की। उनकी इस कमी के कारण गांव के बहुत से लोग उनसे बेहद परेशान व क्रोधित थे। दोनों अकल के भी कच्चे थे थोड़े से। कौन सी बात कहाँ छिपानी चाहिए, कहाँ कहनी चाहिए, इस बात पर उन्होंने कभी गौर नहीं किया था। इस प्रकार उनके दिन आराम और चैन से बीत रहे थे। और एक दिन जब मोटे आटा दाल खरीदने लाला जी की दुकान पर पहुंचा। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? लाला का नौकर मिलावटी आटे में लकड़ी का बुरादा मिला रहा है। वह दृश्य देखने के पश्चात वह लाला की दुकान पर पहुंचा, जो कि उस गोदाम के ठीक पीछे थी। लाला जी, राम राम। राम राम मोटे भैया, आओ। भाई, जल्दी से क्या सामान चाहिए उसकी सूची मुझे दे दो। मैं अभी सारा सामान निकाल कर देता हूँ। यह मुसीबत जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। अब मिलावटी कहाँ मर गया रे? आया हजूर। अधिक कुछ नहीं लाला जी, बस एक पाव दाल और 2 सेर आटा चाहिए। हैं भाई हैं, सुना तूने मिलावटी? चल जल्दी से मोटे भैया को आटा दाल तौल दे। जी लाला जी। और जब मिलावटी ने उसी आटे की बोरी में से आटा तौलना चाहा जिसमें मोटे मोटे पहले ही उसे मिलावट करते देख चुका था। ठहरिए लाला जी, मुझे उस बोरी का आटा नहीं चाहिए। हैं भाई हैं, क्यों नहीं चाहिए जी? उस बोरी के आटे में जहर मिला है क्या? जहर तो नहीं, लेकिन लकड़ी का बुरादा जरूर मिला है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे नौकर मिलावटी को आटे में बुरादा मिलाते देखा है। अरे चुप हो जा कमबख्त। क्यों मेरी दुकान की लुटिया डुबोने में तुला है? अबे ओ मिलावटी, इसे असली आटा दे दे, वरना ये यहाँ खड़ा खड़ा मेरा दिवाला निकाल देगा। जी जी जी। यार आपका सामान मोटे भैया, बहुत अच्छा। और यह रही आटे दाल की कीमत। तभी लाला जी, 10 सेर आटा देना, अभी लो। अरे भाई, इस बोरी का आटा मत लो। इसमें लाला के नौकर ने मैंने लकड़ी का बुरादा मिलाते देखा है। क्या? तभी कल सुबह ही मेरे पेट में बवंडर सा उठा हुआ है। अगले ही पल, क्या रे लाला, कितनी मिलावट की है रे तूने आटे में? हे भाई, मैं कुछ नहीं, तुम्हारे सिर की कसम। ऐसा क्या? तो फिर ये घूसा खा, झूठ बोलने का कड़वा फल। और यह मेरे सिर की झूठी कसम खाने के शुद्ध देसी घी का पटकनी। हाय मर गया। हे भाई हे, बुरा हो उस कमबख्त मोटे का। हाय मेरा जबड़ा सूजकर आलू बुखारा हो रहा है। इस समय मुझे लाला जी की शक्ल ऐसी दिखाई पड़ रही है मानो चिड़ियाघर में कोई जानवर भागा हो। उधर गांव में जिस समय छोटे बेचैनी से मोटे का प्रतीक्षा कर रहा था। अरे भगवान, जल्दी कर, सारा सामान बांध ले। हमें आज संध्या गिरते ही यहाँ किराए का मकान खाली करना है। उस कमबख्त महाजन चुन्नीलाल का बहुत कर्जा चढ़ गया है हम पर। वह कल सुबह ही यहाँ धमकने की धमकी दे गया है। कल मकान मालिक भी अपना किराया वसूल करने आ धमकेगा। और लाला तो हमें जिंदा ही नहीं छोड़ेगा अगर उसके 3 महीने के राशन, मेरा मतलब राशन का पैसा न दिया तो। इन सब का एक ही हल है, गाँव से 9 2 11 होना। वैसे उन सब से मैंने कल तक सारा हिसाब किताब साफ कर देने का झूठा वायदा कर दिया है। झूठा वायदा? झूठ के नाम पर छोटे के कान खड़े हो गए। तो तेज तर्रार सिंह झूठ बोलकर गांव के बहुत से लोगों का मूर्ख बनाने के चक्कर में है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा।
झूठे का मुंह काला होकर रहेगा। महाजन मकान मालिक और लाला को खबर देने से पहले मैं अपने इस पाजी और मक्कार पड़ोसी के घर दरवाजे पर सांकल तो चढ़ा ही दूं ताकि ये भाग ना सके। सांकल चढ़ाने के पश्चात वह शीघ्र ही महाजन चुन्नीलाल के घर जा पहुंचा और जल्दी कीजिए चुन्नीलाल जी, मेरा पड़ोसी और आपका कर्जदार तेज तर्राज सिंह इस गांव में दुड़की होने के फिराक में है ताकि वह आपका कर्जा चुकाने से बचा रहे। क्या? उस बदमाश की इतनी हिम्मत! मैं उसे लफंगे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, भूता बना डालूंगा उसका ब्याज का। अरे धीरू भीरू भीका, जल्दी आओ ब्याज काट के। क्या बात है सेठ जी, इसी वक्त चलो मेरे साथ, उस कमबख्त तेज तर्राज सिंह की तेजी निकालनी है। वो मेरा रुपया मारकर गांव से फरार हो रहा है, देखता हूँ कैसे होता है ब्याज काट के। यह बात है तो चलिए जरा हम भी तो देखें कि कितनी तेजी है उसमें। आओ। यह तो उसकी जान ही ले लेगा। फौरन चलकर तेज तर्राज सिंह को खबर करनी चाहिए। आखिर पड़ोसी होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही धीरू भीरू और भीका के साथ महाजन तेज तर्राज सिंह के घर पहुंच गया। दरवाज़ा खोलो। आए, इस समय अब कौन आ मरा? कहीं महाजन, मकान मालिक या लाला में से तो कोई नहीं होगा। तेज तर्राज सिंह ने दरवाज़ा खोला और फिर सामने महाजन को देखते ही वह उछलकर कई कदम पीछे हट गया। महाजन, हाँ मैं ही हूँ, पूरी तैयारी है। छोटे ठीक ही कहता था, ब्याज काट के। छोटे? अच्छा हुआ जो सही वक्त पर वह तुम्हारी पोल खुल गई। अब देखता हूँ कि तुम मेरा पैसा हजम करके कैसे गांव छोड़कर भागते हो ब्याज काट के। धीरू भीरू भीका, उठा लो यह सारा सामान और मेरे घर पहुंचा दो। साथ ही इसे एक छोटा सा सबक भी सिखा दो। महाजन चुन्नीलाल से हेरा फेरी करने का क्या परिणाम निकल सकता है ब्याज काट के। जो हुकुम सेठ जी। तीनों बदमाश यमदूत की तरह तेज तर्राज सिंह की ओर बढ़े। उन तीनों को भयानक रूप से अपनी ओर बढ़ते देखकर तेज तर्राज भय से चीख उठा, बचाओ! अब तो तुम्हें हमारे हाथों कोई बचाने आने वाला रहा। पिटने के लिए तैयार हो जा। निकाल दो पाजी की सारी तेजी। अगले ही पल वे उस पर कहर बनकर टूट पड़े। बचाओ! फिर सारा सामान उठाने के पश्चात वे लोग वहाँ से चले गए और पीछे रह गया जगह जगह से उधड़ा हुआ तेज तर्राज सिंह। हाय मर गया! हे भगवान, कमबख्तों ने मार मार कर पिलपिला खरबूजा बना दिया है। आग लगे नासमिटों को, कीड़े पड़ें। यह सारी कारस्तानी उस पाजी सत्यवादी की औलाद छोटे की है। उसी ने ही जाकर महाजन को पट्टी पढ़ाई होगी। मैं उस कमबख्त की हड्डी पसली एक कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। तेज तर्राज सिंह उसी वक्त अपना पुश्तैनी लठ उठाकर छोटे की खोज में निकल पड़ा। बस एक बार कहीं दिखाई पड़ जाए। वारा, अब देखूंगा कि बचकर कहाँ जाएगा। जरा पास आने दो। ओह वारा तेजा, उसे जल्दी से बता दो कि महाजन उसे क्रोध से भरा ढूंढ रहा है ताकि वह अपनी सुरक्षा का उपाय कर ले। जैसे ही छोटा निकट पहुंचा, आओ आओ छोटे, मैं कब से यहाँ खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात हो सकती है? बात तो मुझे भी करनी है, लेकिन पहले तुम ही कहो। यह रही वह ज़रूरी बात। हाय मरा! तेजा का रौद्र रूप देखकर छोटे सिर पर पांव रखकर वहाँ से भागा। उफ, लगता है महाजन इसकी ठुकाई करके जा चुका है और अब ये उस ठुकाई पिटाई का बदला मुझसे लेना चाहता है। जान बचानी है तो भागो यहाँ से। आज तो पाताल तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। भागते भागते छोटे कलुआ धोबी के घर में घुस गया। कलुआ धोबी के मकान की छत के साथ साथ कई छतें जुड़ी हुई हैं। एक के बाद एक कूदता हुआ मैं अपने घर की छत तक जा पहुंचूंगा। फिर यह कमबख्त मुझे नहीं ढूंढ पाएगा और सुबह तक ये रफू चक्कर
हो ही जाने वाला है गांव से। उधर जैसे ही छोटे सीढ़ियां चढ़कर कलुआ धोबी की छत पर पहुंचा, हे भगवान, यहाँ तेजा तो सामने खड़ा है। लगता है वह मेरी योजना को भाप गया है। अब तो सीढ़ियां तक जाने का भी समय नहीं है। तेजा से तेजी नहीं चलेगी बच्चू, अब कहाँ भागेगा। दूसरे क्षण छोटे ने छत से नीचे छलांग लगा दी। अरे किंतु इसका क्या करें कि ठस दिन छोटे के सितारे ही गर्दिश में थे। छपाक, यह मैं कहाँ दलदल में आ फंसा, यह तो माड़ मालूम पड़ता है। और तभी उसकी नज़र अपनी तरफ भागकर आते तेज तर्रार सिंह पर पड़ी। उसे देखते ही वह माड़ से बर्तन से उछला और सरपट एक तरफ भाग निकला। वो फिर भाग निकला। हे भगवान, इस भूत से मेरा पीछा छुड़ाओ, वरना मैं भागते भागते ही दम तोड़ दूंगा। हफ हफ। हड़बड़ी में वह फिर एक मकान में घुस गया और अंदर आते ही उसने द्वार बंद कर लिया। भगवान करे उस यमदूत की निगाहें मुझ पर न पड़ी हों, नहीं तो वह मार मार कर जरूर मेरा कचूमन निकाल देगा। तब तक संध्या भी हो चुकी थी। यहाँ अंदर तो बहुत अंधेरा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ रहा, कहीं किसी वस्तु से टकरा कर गिर न जाऊं। और वही हुआ जिसका डर था। अरे यह तो रुई का ढेर मालूम पड़ता है। उफ, मेरे सारे शरीर पर रुई चिपक गई। तभी दरवाज़ा जोरों से खटखटाया जाने लगा। दरवाज़ा खोलो, कौन है भीतर, वरना दरवाज़ा तोड़ दूंगा। मर गए। ठीक उसी पल छोटे का दिमाग काम कर गया। वाह, यह युक्ति सही रहेगी, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। मैं उस यमदूत से पीछा छुड़वा लूँगा। दरवाज़ा खुल रहा है, होशियार। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा मैं उस लाठी से उस पर प्रहार करूँगा। फिर एक झटके के साथ दरवाज़ा खुला और भागो भागो भूत। फिर जिसने भी उस रुई के दानव को देखा वही चीखता चिल्लाता हुआ नाक की सीध में भाग निकला। भूत भूत भागो, बचाओ। इसी आपाधापी में छा गए अंधकार का सहारा पाकर छोटे जब घर पहुंचा तो मोटे भी तब तक घर पहुंच चुका था। खट खट, छोटे ही होगा। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मोटे के कंठ से चीख निकल गई। अगर ये ऐसे ही चीखता चिल्लाता रहा तो मेरी पोल खुलते देर नहीं लगेगी और यह कमबख्त तेजा भी आ धमकेगा। छोटे स्फूर्ति के साथ भीतर दाखिल हुआ और फिर बंद करने के बाद वह पलटा। अरे मोटे कहाँ गया? मोटे, मेरे यार, यहाँ हूँ मैं, तुम्हारा यार। छोटे, कहाँ छिपे हो? ओह, तो तुम यहाँ छिपे हो। कम घबराओ नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मेरा यकीन करो, यह तो बस मेरे शरीर पर रुई चिपक गई है। छोटे। तब कहीं जाकर मोटे चारपाई के नीचे से बाहर निकला और बोला, यह तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है छोटे? आखिर ये चक्कर क्या है? तब ओ तो ये है सारा चक्कर। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सच कहते हो यार, वह कहावत झूठी होती जा रही है कि सच्चे का बोला बाला। छोटे ने सारा किस्सा सुना दिया और स्नान की तैयारी करने लगा। अब तुम ही बताओ भला, सच सब कुछ महाजन को बताकर मैंने क्या बुरा काम कर दिया जो मुझे इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है। ना जाने लोग कब सत्य की महिमा को समझेंगे और अपने साथ साथ देश को भी सुखी करेंगे। खैर छोड़ो अब इन सब बातों को। खाना तैयार है, खा लो। आराम की तरह तान कर सो जाओ, सुबह की सुबह देखेंगे। आओ चलो, वैसे भी भाग दौड़ से मेरी भूख दुगनी हो गई है। फिर खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन तक मोटे छोटे का पड़ोसी तेज तर्रार सिंह गांव छोड़कर भागने में सफल हो गया था। उसका मकान खाली पड़ा था। यह देखकर छोटे ने चैन की सांस ली। उसी रात गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे। अब तो हद हो गई है भैयों,
हे भाई, मोटे और छोटे के कारण मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। कल तो तुम्हारे इस लाला का दिवाला निकलते निकलते रह गया। कमबख्त पूरे सत्यवादी की संतान है, उनके कारण ही मैं अपने ही जायदाद से वंचित कर दिया गया हूँ। उसमें तुम्हारी ही गलती थी लच्छा। तुमने ही अपने बापू के मरने की खुशी उन पर जाहिर करके दावत देने का न्योता दिया था। हाँ दिया था, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। मुझे क्या मालूम था कि वे मेरी सारी पोल खोल देंगे, कि मैं अपने बापू की मृत्यु पर दुखी होने की बजाय जायदाद मिलने से प्रसन्न हूँ। और बस माँ ने यह सब सुनकर मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया। अब मैं इस सारी जायदाद को गरीबों में बांट दूंगी। मैंने तभी तय कर लिया था कि छोटे मोटे को सबक सिखाकर ही रहूँगा, और अब वह समय आ गया है। अगर ये दोनों गांव में रहते हैं तो कोई ना कोई फसाद खड़ा करते ही रहेंगे हमारे लिए। इसलिए कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तेजा ठीक कह रहा है। ऐसी तरकीब सोचने के बाद ही मैंने तुम्हें यहाँ इकट्ठा किया है। तरकीब क्या है? गांव की सीमा से लगे पुराने खंडर में भाई है, लेकिन उनमें तो सुना है कि भूतों का डेरा है। जो भी वहाँ जाता है लौटकर नहीं आता। हमें किसी तरह उन दोनों नामुरादों को वहाँ भेजना है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है लाला। हम भी तो यही चाहते हैं कि वह फिर कभी गांव ना लौटे। लेकिन छोड़ो लाला, तरकीब अच्छी है। अगर वे बच भी गए तो शायद फिर कभी गांव का रुख नहीं करेंगे। लेकिन हम उन्हें वहाँ भेजेंगे कैसे? वे दोनों हर सुबह लकड़ियाँ काटने जंगल जाते हैं। कल सुबह जब वे लकड़ियाँ काट कर लौट रहे होंगे तभी। और लच्छू ने धीरे धीरे उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। अगली सुबह आज लकड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही कट गई लगती हैं। वजन पहले से अधिक लग रहा है। ठीक ही तो है, लकड़ियाँ का वजन बढ़ाते जाओ, तुम्हारा अपने आप घटता चला जाएगा। तुम्हें मजाक सूझ रहा है, जबकि मैं सोच रहा हूँ कि काश हमारे पूर्वज ही हमारे लिए कुछ धन जमीन जायदाद इत्यादि छोड़ गए होते तो आज हम भी चैन व सुख की बंसी बजा रहे होते। इस प्रकार लकड़ियाँ न काटते फिर रहे होते। पर अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। दोनों इस प्रकार बातें करते हुए चले जा रहे थे कि तभी अचानक एक गुफा से निकलते कुछ आवाज़ों को सुनकर वे ठिठक गए। लेकिन यह कैसे हो सकता है भला? सोने चांदी के भंडार पाने के लिए हम जान को जोखिम में जिंदगी को सुखी व संपन्न बनाने के लिए जान का खतरा तो उठाना ही होगा। ऐसे ही खजाना थोड़े ही मिल जाएगा। खजाना? ठीक है, हम यह खतरा उठा लेंगे, लेकिन अब तुम यह बताओ कि तुम्हें खजाने का यह नक्शा मिला कहाँ, और वह खजाना है कहाँ? सब बताता हूँ, सुनो। घर की छत मजबूत करने के लिए आज जब मैं चिकनी मिट्टी लेने जंगल की तरफ आया तो खुदाई करने पर मुझे एक बहुत पुराना बोतल मिली जिस पर ढक्कन लगा था और भीतर यह कागज़ था, यानी खजाने का नक्शा। अंदर 3 व्यक्ति हैं। सी सुनने दो। उस कागज़ पर लिखे नक्शे के नीचे उस जमाने के राजा की शाही मोहर लगी थी, जो बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ऐसा लगता है जैसे राजा ने अपने आखिरी समय में युद्ध में यह सारा खजाना पुराने खंडरों में छिपा दिया था, ताकि अगर वह बच जाए तो फिर से उस खजाने को इस्तेमाल कर सके। संयोग से राजा मारा गया होगा और खजाना वहीं का वहीं रह गया। अब संयोग से यह नक्शा मेरे हाथ लग गया है। चूँकि सारा खजाना मैं अकेले नहीं ला सकता, इसलिए इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। बोलो, हाँ करते हो या ना? 100% हाँ भाई, हाँ। ना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ठीक है, अभी मैं नक्शे को इसी बोतल में बंद करके यहाँ छिपा देता हूँ। हम कल दोपहर बाद गांव के पुराने खंडर, जो कि पहले कभी राजा पूर्ण सिंह का महल हुआ करता था, मैं चलकर सारा खजाना निकाल लाएंगे। ठीक है? उसके बाद उन्हें कदमों की आहट अपनी ओर बढ़ती सुनाई दी, अतः दोनों शीघ्रता से एक वृक्ष के पीछे छिप गए।
फिर जब धीरे धीरे वे आटे दूर हो गई तो वे वृक्ष के पीछे से बाहर निकले और आजा छोटे प्यारे, खुल गई भाग्य हमारे। देर से ही सही आज भगवान के दरबार में हमारी प्रार्थना सुन ही ली है। अगर वह नक्शा हमारे हाथ लग गया तो सचमुच हमारे दिन फिर जाएंगे और हमें हर रोज़ सुबह लकड़ियाँ काटने जंगल नहीं आना पड़ेगा। दोनों शीघ्रता से गुफा में समा गए और उस बोतल की तलाश में लग गए। गुफा अधिक लंबी नहीं है, नक्शे वाली बोतल यहीं कहीं होगी। कुछ देर की तलाश के पश्चात अचानक मोटे प्रसन्नता से चीख उठा, मिल गया, मिल गया, करोड़ों के खजाने का नक्शा। क्या? दोनों ने उत्साह से भरकर बोतल ही तोड़ डाली और नक्शा निकाल लिया। इस पर तो सचमुच शाही मोहर लगी है। हम इस खजाने से न केवल अपना ही बल्कि देश के बहुत से निर्धनों का भला करेंगे। अब हमें तुरंत गांव चलना चाहिए। कुछ आवश्यक वस्तुएं एकत्रित करने के बाद हम दोनों जाकर वह खजाना निकाल लाएंगे। फिर दोनों गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर राम राम हरिया काका, राम राम भैया, आओ आओ भाई, काओ, कैसे आना हुआ? हरिया काका, हमें एक दिन के लिए तुम्हारे फावड़े और तसले चाहिए। फावड़े और तसले तो तुम ले जाओ, लेकिन यह तो बताओ कि ये एकाएक तुम्हें फावड़े और तसले की क्या ज़रूरत आ पड़ी? वो क्या है काका? बात रहस्य की है, किसी से कहना नहीं, और झूठ तुम जानते हो कि हम बोल सकते नहीं। और छोटे ने सारी हकीकत बताने के बाद कहा, तुम चिंता मत करना, तुम्हारा बुढ़ापा भी अब ईश्वर की कृपा से सुधर जाएगा। वह खजाना। छोटे मोटे फावड़े और तसले लेकर वहाँ से चले गए, लेकिन खजाना पुराने खंडर में खजाना है और नक्शा मोटे के पास। वाह, मुझे इस वक्त उस्ताद बिल्ला खां के पास चलकर उन्हें सारी बातें बता देनी चाहिए। खजाना खजाना खजाना। और फिर उस्ताद जल्दी करो वरना करोड़ों का खजाना हाथ से निकल जाएगा। क्या बक रहा है बे पीलू, आज क्या सुबह सुबह चढ़ा ली है? पीलू ने हरिया काका के मकान पर कानों सुनी आंखों देखी कह दी तब। वाह, अगर यह सच है तो वह खजाना केवल उस्ताद बिल्ला खां का है, पर उसका खजाना पुराने खंडरों में है और वहाँ तो सुना है कि भूत रहते हैं। चुप कर, अगर करोड़ों के खजाने को पाने के लिए उस्ताद को अपनी जान भी देनी पड़े तो देगा। कम से कम अंतिम समय में ही सही, हम शानो शौकत से तो मरेंगे। अगर ऐसा हो गया उस्ताद तो फिर फिक्र मत करना, हम तुम्हारा जनाजा बड़ी धूमधाम से निकालेंगे। उसके बाद वे चारों तुरंत फावड़े कुदाले लेकर पुराने खंडर की ओर चल पड़े। देखते ही देखते खजाना वाली बात पूरे गांव में फैल गई और जिसे देखो वही तसले फावड़े लिए पुराने खंडर की ओर दौड़ पड़ा। खजाना खजाना, खंडर में खजाना। यहाँ तक कि गांव का मुखिया भी यह खबर सुनकर हतप्रभ हो उठा था। जबकि उधर पुराने खंडरों में, यार मोटे, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं पुराने खंडरों के भूतों ने हमें अपना नाश्ता बना डाला तो? तू घबरा मत, हम आज तक सत्य के मार्ग पर चलते आए हैं, कोई भूत हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। तू ईश्वर का नाम लेकर चल, राम राम भली करेगा। वे डरते डरते खंडर में पहुँचे और खंडर के नक्शे के मुताबिक खजाना इस चबूतरे के नीचे होना चाहिए। हनुमान नाम जो गावे, भूत पिशाच निकल नहीं आवे। हाँ, खुदाई शुरू करो। दोनों ने उस स्थान पर खुदाई आरंभ कर दी और तभी पूरा गांव शोर मचाता वहां आता दिखाई दिया। खजाना खजाना, अरे ये पूरा गांव यहाँ कैसे आ पहुँचा? लगता है हरिया काका ने बात फैला दी है। अब युक्ति से काम लेना होगा, अन्यथा खून खराबा की नौबत आ जाएगी। जैसे ही भीड़ वहाँ पहुँची, मोटे ने कहा, आप सब लोग भी खजाने की खुदाई में हमारा साथ देंगे, यह बड़ी खुशी की बात है। नक्शे के मुताबिक खंडर के इस पूरे हिस्से में ही कहीं खजाना है। चलो खुदाई आरंभ करो।
और इस पूरे हिस्से का पूरा खजाना उस्ताद बिल्ला खां का होगा। हा हा हा। बिल्ला खां मन ही मन सोच रहा था। मोटे का इशारा पाते ही गांव के सभी लोग खंडर के चप्पे चप्पे पर खुदाई करने लगे। अगर ये खजाना मिल गया तो हमारे दिन फिर जाएंगे। मेरी आंखें ढेरों खजाने के दर्शन पाने के लिए बेचैन हो रही हैं। कहाँ छिपा है तू खजाने? बकाई ये दौलत बहुत बुरी बला है। अभी यह खुदाई चल ही रही थी कि तभी बचाओ, भूत भूत, भाग जाओ वरना सब मारे जाओगे, भागो भागो। पलक झपकते ही लोग खंडर से बाहर निकल गए। यह देख छोटे भयभीत स्वर में चिल्लाया, भागो मोटे यार वरना ये भूत हमारा कीमा बनाकर चट कर जाएंगे। तभी उनमें से एक भूत भयानक रूप से ठाका लगाकर बोला, तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मूर्खों, भाग जाओ यहाँ से। मोटे यार अब भी समय है, भाग ले वरना ये भूत हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं भागने वाला। इन खंडरों में दबा खजाना लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। यह खजाना हमारे पूरे गांव की किस्मत पलट देगा। अगर गांव की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई गम नहीं। हाँ, अगर इन्होंने इन भूतों से डर लग रहा है तुझे तो तू अपनी जान बचाने के लिए भाग सकता है। यह तो कैसी बातें कर रहा है मोटे? जब जिए साथ साथ है तो मरेंगे भी साथ साथ। चल आ, खुदाई शुरू करते हैं। दोनों जैसे ही खुदाई आरंभ करने लगे कि तभी, ठहरो बहादुरों व सच्चे इंसानों, तुम्हें हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सच्चे व सीधे साधे इंसानों को का बाल भी बांका नहीं करते। बच्चों, हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम यह खजाना अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण गांव की खुशहाली के लिए निकाल रहे हो। हम ना जाने कब से तुम जैसे सच्चे इंसानों का इंतजार कर रहे थे ताकि इस खजाने को तुम्हारे सुपुर्द करके हम इसकी रखवाली का जिम्मेदारी से मुक्ति पा सकें। अब तुम निर्भीक होकर खजाने की खुदाई करो, लेकिन उससे पहले हमें जाने की आज्ञा दो। तब तक छोटे का भय बिल्कुल समाप्त हो गया था, अतः बोला, हम तुम्हें आज्ञा नहीं देंगे भूत भाई, बल्कि तुमसे विनती करेंगे कि तुम अब इस खजाने को सुरक्षा की फिक्र छोड़कर जाओ। ईश्वर तुम सबकी आत्मा को शांति प्रदान करे। छोटे के इतने कहते ही सभी भूत वहाँ से गायब हो गए। भूतों के गायब होते ही दोनों निर्भीक भाव से उस चबूतरे की खुदाई करने लगे। कुछ ही देर बाद, अरे ये चबूतरा तो नीचे बैठ गया, इसका मतलब कि खजाने तक पहुँचने का रास्ता यही है। चलो अब भीतर चलते हैं। दोनों उस चबूतरे में प्रवेश कर गए। भीतर अंधेरा देखकर मोटे ने मसाल प्रज्वलित कर ली। अब वे मसाल की रोशनी में सीढ़ियां उतरने लगे। यह रास्ता तो और आगे जा रहा है, शायद इस गुफा की समाप्ति पर ही खजाना होगा। चलते रहो। दोनों सावधानी पूर्वक उस गुफा में आगे बढ़ते गए। फिर गुफा की समाप्ति पर एकाएक ही मोटे छोटे प्रसन्नता से चीख उठे, खजाना, वारा खजाना। इतना ढेर सारा खजाना देखकर दोनों की आंखें चुदिया गईं। हे भगवान, यह खजाना तो हमारे गांव क्या पूरे नगर की कायाकल्प कर देगा। तुम ठीक कहते हो मोटे भैया, लेकिन गांव वालों को अभी इन खजाने का पता ना चले, अन्यथा खजाने को पाने के लिए सभी आपस में लड़ मरेंगे। पहले खजाना मिलने दो, सूचना हमें राजा को ही देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, आओ चलें। चलो। तभी, अब तुम दोनों कभी इस गुफा से बाहर निकल पाओगे और यह सारा खजाना हम तीनों आपस में बांट लेंगे। खतरे को भांपते ही एकाएक मोटे का दिमाग तेजी से साथ चलने लगा। अगले ही पल वह उन तीनों के पीछे की ओर संकेत करके चीख पड़ा, बच्चों, भूत, भागो। भूत का नाम सुनते ही तीनों बुरी तरह से उछलकर पलटे। यह देख मोटे ने छोटे को आंखों ही आंखों में कोई संकेत किया और अगले ही पल
तोड़ दे दुश्मन की नली, जय बजरंगबली। मोटे और छोटे ने जमकर तीनों की पिटाई की। भाग छोटे, पकड़ो उन्हें। हाईवे दोनों भाग गए। दोनों द्रुत गति से भागते हुए चबूतरे तक पहुंच गए। जल्दी कर मोटे, वरना कहीं वे लोग फिर से यहाँ न आ पहुँचें। बाहर निकलते ही दोनों ने एक भारी पत्थर चबूतरे पर पलट दिया। अब तब तक भीतर ही रहो गेड़ो, जब तक राजा के सिपाही यहाँ नहीं पहुँच जाते। और इस प्रकार दोनों तुरंत राजा लोटन सिंह के पास पहुँचे और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। तब ओ यह बात है सेनापति जी, आप तुरंत इन दोनों बहादुरों के साथ गांव के खंडर में खजाना तथा उन बदमाशों की मुश्कें कसकर यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों ने चबूतरे का पत्थर हटाकर सारा खजाना बाहर निकाल लिया एवं तीनों बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। बुरे फंसे। फिर राजा लोटन सिंह के आदेश पर उस खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस गांव के लोगों में बांट दिया गया। तब सेनापति ने उन्हें एक खुशखबरी सुनाई। सुनो छोटे मोटे, महाराज ने तुम्हें अपना विशेष दरबारी नियुक्त किया है। तुम कल से ही काम पर आ सकते हो। वाह, बाद में देख मोटे भैया, जीत सच्चाई की ही हुई ना। हाँ भैया, किसी ने सच ही कहा है, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। अब उस घटना के बाद मोटे और छोटे के गांव में इज्जत और बढ़ गई थी। इस प्रकार अब वे भी प्रसन्न थे और गांव भी प्रसन्न खुशहाल था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद। दोस्तों इसके बाद मैं जो कहानी लेकर आऊँगा उस कहानी का नाम है आलसी का मुकद्दर।